अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तानी तारीख़ में जो बातें, जो बयानिया बनाया जाता है, वो बयानिया इतनी बुरी तरह से पिट जाता है। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान ख़ान को जनरल फैज़ लाए थे, जनरल बाजवा लाए थे, लेकिन ख्वाजा आसफ़ ने कुछ कहानियाँ एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो कही हैं, वो तो अब सारा कुछ सच के सामने आ गया हुआ। आज ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे और जनरल बाजवा को लाने वाला कौन थे, ज़रा उस पर भी बात हो जाएगी, ज़रा वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा आपको। और कहानी तोता मैना की जितनी कहानी है वो आपके सामने आना शुरू हो गई है। इसके बाद वो एंकर हज़रात जो बड़ी बड़ी बढ़के मारा करते थे, अब क्या कहेंगे। बैरियर टाउन को इंसाफ नहीं मिल रहा। शेख इम्तियाज़ महमूद जो MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी मुअत्तली को चैलेंज किया था। आज लाहौर को जस्टिस खालिद इसाक साहब के पास बहस हुई, अभी तक ऑर्डर नहीं आया। जैसे ही ऑर्डर आएगा वो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। सबसे पहले शेख इम्तियाज़ साहब की जो नाहली है, नाहली नहीं मुअत्तली, 15 दिन के लिए मुअत्तल किया था, और रूल 4 और रूल 5 के हवाले से, यानी वो बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट उठाया था वहाँ पर कोर्ट के अंदर। वैसे तो लिखा कि स्पीकर को भी लिखा, एक दफ़ा लिखा, 2 दफ़ा लिखा कि 4 कोई कवानीन थे वो पेश कर रहे थे, कोरम पूरा नहीं था। अब रूल का कानून बड़ा वाज़ेह है कि जब कोरम की निशानदेही हो जाएगी तो इजलास रोकना पड़ेगा आपको, काउंटिंग होगी, उसके बाद चलेगा। अब चूँकि कोरम पूरा नहीं था उस दिन, 4 कवानीन पास नहीं हो सकते थे, तो स्पीकर साहब ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया। उसने कहा मैं ही जानता हूँ, कोरम मैंने पूरा करना है। फिर मैंने वो रूलिंग अदालत को बताई। उन्होंने कहा देख नहीं सकते, आर्टिकल 69 को सामने रखते। मैंने जजमेंट सारी बता दी। मैंने कहा आर्टिकल 69 की जजमेंट बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद है, लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये जितना अमल है ये बदनीति पर मबनी है। और उसने खुद लिखा कि सोशल मीडिया पे सारा कुछ चल गया। मैंने फिर वो सारा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के अदालत के अंदर बताया कि जनाब ये तो सिर्फ वो कोरम पॉइंट करेगा, कह रहे हैं बार बार कोरम की बात हो रही है। इस प्रोसेस को रुकना तो है ना कहीं ना कहीं। और दूसरी बात जो मैंने की कि वाई फॉर 15 सेशंस, 1.5 साल तक या साल तक मतलब असेंबली में उसकी रिप्रेजेंटेशन करा की, जिसने लोग अपने हल्के के लोगों को, जस्टिस खालिद इसाक साहब के पास मैंने, यानी ये मुअत्तली का है। दूसरा मैंने ना मुख्तलिफ जुरिसडिक्शंस के अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ एक असेंबली के अंदर सस्पेंड कर दिया 1 साल के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 सेशन के लिए हो सकता है, इतने अरसे के लिए आप सस्पेंड नहीं कर सकते। आप अदालत जस्टिस खालिद साहब का बार बार यही कहना था। फिर वो अभी मैंने एक और मंजूर परवेज़ लाई के दौर के अंदर राणा मशहूद वगैरह इन सब की सस्पेंशन हुई थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो है ना इजाज़त दी थी इजलास में शिरकत करने के हवाले से। मैंने अदालत को वो भी पेश कर दी है। तो ये 26वीं तरमीम की करामात देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल काबिल समात है या नहीं, इस पर भी बात हो जाएगी। दूसरा जो बड़ा अहम इशू है जिस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँ, जनरल अमजद अजीज़ की बातें बड़े सुना करते थे। ये कहा जाता था कि जनाब जनरल कंवर जावेद बाजवा साहब को कौन लेके आया, ये भी बातें सारी हम सुनते रहे हैं, आपके सामने अवेलेबल हैं जनरल फैज़ हमीद के बारे में। लेकिन ख्वाजा आसफ़ की बातें, और यहाँ प्रोग्राम के एंड में ना बुशरा बीवी साहब की जो गुफ्तगू है ना, वो ज़रा मैं आखिर में चला रहा हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। वो आखिर में ज़रूर देखिएगा, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनरल बाजवा क्या थे, जनरल फैज़ हमीद थे। यानी जनरल फैज़ हमीद तो इतनी तारीफ़ें होती थी, लेकिन जब ये सारा किरदार सामने आ रहा है तो खुल के चीज़ें सारी सामने आ रही हैं कि कौन कहाँ खड़ा था। और ख्वाजा आसफ़ ने जो बात है कही है कि नवाज शरीफ का जनरल बाजवा को आगे लाने में किरदार वाज़ेह किया हुआ है, और जनरल साहब ने नवाज शरीफ को चाबी दी थी और फिर मुल्क को ये हालात देखने पड़े। यानी बताया कि कब से ताल्लुक़ था, और तलत के साथ बैठे हुए थे। अब तलत हुसैन साहब भी अगर सच नहीं बोलेंगे तो क्या होगा। अब ये 2 राय सामने आती है कि जनरल बाजवा के एक्सटेंशन में किरदार नवाज शरीफ का है, मगर जनरल बाजवा को आगे लेने में किरदार नवाज शरीफ ही का है। ख्वाजा आसफ़ ने ये खुद बात कही थी। उन्होंने कहा इमरान खान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जनरल अमजद अजीज़ के हवाले से बात करते हैं। उनके ससुर रहे जनरल बाजवा के, ससुर साहब के 1980 से नवाज शरीफ से ताल्लुकात हैं।
और इस तरह जनरल फैज़ साहब के उनके साथ, और जनरल अमजद के साथ ताल्लुकात बड़े, एजाज़ अमजद के साथ है। और उनके बारे में कादियानी होने के बारे में ये बातें होती रही हैं। मैं तो इन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सारा कुछ होते रही हैं। वो दुनिया न्यूज़ में कोई एक आर्टिकल भी था जो बाद में शायद डिलीट भी हो गया था, ठीक है ना जी। और जब नमाज़ पढ़ने के लिए नंगे पाँव जाने पे इस पर बड़ा एतराज़ होता था, जनरल एजाज़ को भी, जनरल बाजवा को भी होता था, और फिर बुशरा बीबी के सारे बारे में बड़ी अजीब सी बातें होती थी। इसलिए मैंने प्रोग्राम को एंड में आपके नहीं आया। और चौधरी ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा था कि ये सब ओन चौधरी ने बताया जो जहाँ बैठे हुए हैं, और इमरान खान के डिक्की में छुपा कर जनरल बाजवा के ससुर जनरल एजाज़ अमजद के घर ले जाया गया था, और वहाँ उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात करवाई गई थी। ये बात हो रही है सारी, और उनके सामने तो पीछे पाँव को हाथ लगाना बाकी रह गया था। ख्वाजा आसिफ ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में कहा है कि नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करके वापस आए तो जनरल एजाज़ अमजद के घर जनरल फैज़ से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि लंदन में क्या फ़ैसला हुआ। हमने कहा एक्सटेंशन के लिए वोट देंगे। सच तो यही है कि जनरल बाजवा को लाने वाले अब किरदार सामने आ गए, जनरल फैज़ मीर के बारे में भी किरदार आ गए, एक्सटेंशन के बातें आ गई। और जो कहते थे ना कि 2018 में इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई, अगर इस्टेब्लिशमेंट लेके आई होती तो इतना कम मार्जिन देना था। अभी 17 सीटें से नवाज शरीफ को 2 तिहाई अक्सरियत इनको इन जमातों को मिल गई, और वहाँ बड़े क्लोज मार्जिन की बातें हो रही हैं दारा। और फिर अगस्त 2018 में अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा के बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर क्या राब्ता हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान शाहजहाँ खान ने बैरियर टाउन की जायदादों की नीलामी वाला केस जो है ना वो सुनने से माजरत कर लिए और साबका बेंच को ये केस भेज दिया, ठीक है ना जी। और कमेटी के सामने भेजा। चीफ जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीरुद्दीन खान शामिल हो गए, और ये केस तवील बहस के बाद मुकर्रर किया गया था। बताया जाता है कि चीफ जस्टिस ये केस सुनने के हक़ में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनको इस फहरिस्त में शामिल करवाया गया। अब अदालत में बैठकर समाअत से इनकार जो है, अब मुकदमा कब मुकर्रर होगा ये बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नीलामी तकरीबन हो गई है और तफसीली फ़ैसला भी आ गया, और मैं तफसीली फ़ैसला पढ़ रहा था, एरोनियस फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और जो लाइन जो बातें की हैं उस पर तो गुफ्तगू ही नहीं हो सकी। ये जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सस्टेन नहीं रहेगी और ये ख़त्म हो जाएगी। अब शेख वक़ास अकरम को भी डी-सीट करने के लिए नौशीन इफ्तिखार की तहरीक पर अपने ना कौमी असम्बली की वोटिंग आज हो चुकी है या होनी है अभी, और शेख वक़ास अकरम की रुकनीत ख़त्म होने का इम्कान है। और स्पीकर ने रूलिंग दी थी कि शेख वक़ास अकरम 40 दिन से बगैर बताए गैर हाज़िर हैं, उनकी सीट भी खाली हो सकती है। और अब बड़ी ज़बरदस्त जो है ना सरबराह फ़ाफ़न के मुताबिक जो है ना उन्होंने कहा कि शेख वक़ास अकरम की छुट्टियों का रिकॉर्ड कौमी असम्बली वेबसाइट पर मौजूद नहीं, और ये सब मोहसिन अख्तर की मोहसिन नकवी की मोहब्बत में किया जा रहा है। ग़ुलामी कहें तर्जमानी कहें, तो इस तरफ मोहसिन नकवी के बारे में ख्वाजा आसिफ क्या फरमाते हैं वो आपके सामने है। और इजलास अब हो गया, सरदार या सादिक सदारत की, और एजेंडा ये सारा वाज़ेह तौर पर बड़ा क्लियर आगे चुका हुआ है। इस वक्त अगर आप ऐवान में देखें तो 75-70 जबकि अपोजिशन के 20-15 अरकान मौजूद थे, और अब यहाँ कौन सी बात ऐसी रह गई है आपके सामने। यहाँ कोरम निशानदेही करें तो जनाब आपकी रुकनियत सस्पेंड कर देते हैं, जैसे मैंने शेख इम्तियाज़ महमूद की बात की है। कामरान टसूरी ने वोट के बारे में जो तौहीन आमेज़ बात की थी, मगर इलेक्शन कमीशन सर पर मौजूद ही नहीं, जूम भी नहीं देंगी, और आजकल वो खूब रक्स भी कर रहे हैं, जिनके बारे में मुफ्ती ने कहा था कि कामरान टसूरी को देखकर खलीफा राशिद का दौर याद आ गया, खुलफा राशिदीन का दौर याद आ गया। पता नहीं क्या आप कहते हैं। अली बिन गंडापुर कहते हैं कि हमने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी, ना ऑपरेशन हो रहा है। ये बात उन्होंने बाजौड़ ऑपरेशन के मुताल्लिक़ कही थी, जिसकी इजाज़त के परखच्चे पर उनके दस्तखत मौजूद है। इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि इस ऑपरेशन को बंद करवाया जाए, जो बातें होती नहीं हैं। अगर बंद नहीं करवाया गया तो मुस्ताफ़ी हो जाए। अब गोलाबारी हो रही है, लोग बेघर हो चुके हुए हैं, और कहानी जो सारी हैं वो सारी सामने आ चुकी हुई हैं। जो कुछ है मैं उन तकलीफ़ों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ।
ना वो सारी बात है। जिरगे से मामला सेटल करने हैं या ऐसे हालात बनाएं कि लोगों की जायज़ चीज़ें जो है ना सुनी जा सके, उनके मसले हल हो। यानी ऑपरेशन भी अगर करना है तो कंसेंसस के साथ करें। लोगों की जानो माल की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी जो अब नहीं हो रही। बड़े मसाइल है इसके बारे में। यानी ये भी ज़रूरी है, दहशतगर्द को यहाँ परवान नहीं चढ़ने देना, दहशतगर्दी को यहाँ परवान नहीं चढ़ने देना हमने। अगर परवान चढ़ रहा है तो वजह तो है ना, उसको रोकना कैसे। और कर्फ्यू के दौरान भी गालबन बताया ही जा रहा है कि बहुत कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अब मुल्क की मफाद में जो भी है आए पार्लियामेंट में बैठ कर तय करें ताकि इसका अगला अमल ठीक हो सके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।